कुछ किस्से कुछ कहानियों में आप सबका फिर से स्वागत है। कहानी सुन रहे हैं आप छोटे कदम लंबी राहें। और इस कहानी का अगला भाग यानी कि भाग 5वां लेकर मैं शिखा हाजिर हूँ। प्रकृति की गोद में। दोपहर की गाड़ी से पारस ने अपने मम्मी डैडी के साथ अपनी यात्रा शुरू की। सिपाही साथ होने से उन्हें बहुत सुविधा रही। रात को वे लोग देहरादून पहुंचे। रात उन्होंने वेटिंग रूम में गुजारी। सवेरे एक बस से सभी मसूरी पहुंच गए। बस से उतरकर पारस बड़ा हैरान रह गया। जितने यात्री बस से उतरे थे लगभग उतने ही कूली मजदूर सामान उठाने को तैयार खड़े थे। हर कोई एक दूसरे को धकियाकर पहले किसी भी यात्री का सामान उठा लेना चाहता था। वे आपस में बुरे तरीके से लड़ झगड़ रहे थे और यात्रियों से कम पैसे देने को कहते हुए गिड़गिड़ा रहे थे। इनमें से बहुत सारे बाल मजदूर भी थे। क्या इन्हें कोई और अच्छा काम नहीं मिल सकता? पारस ने सिपाही से पूछा। काम कहाँ है इनके लिए या इनके माँ बाप के लिए पारस बाबू? यहाँ पहाड़ों पर तो और भी गरीबी है। लोग बाग घूमने फिरने ऐश उड़ाने यहाँ पहाड़ों पर आते हैं, पैसा बहा जाते हैं अपने मनोरंजन के लिए। मगर जो लोग 12 महीनों पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए इन्हीं पहाड़ों पर पल भर को भी खुशी नहीं। सिपाही ने सारी स्थिति पारस को समझाई। तो ये लोग हमारे इलाके में आकर क्यों नहीं बस जाते? पारस ने कहा। मेरे ख्याल में वहां यहाँ के मुकाबले मजदूरी कुछ अच्छी होनी चाहिए। सिपाही बोला। मेहनत मजदूरी के लिए कुछ लोग मैदानों में भी चले जाते हैं, किंतु हर एक के लिए ये संभव नहीं है। और तो और अपनी धरती का मोह भी एक बहुत बड़ी चीज होता है। हर आदमी आखिरी दम तक अपनी धरती पर रहना चाहता है। कुछ पुराने लोग तो ऐसे भी मिलेंगे कि धरती छोड़ने के बजाय मर जाना बेहतर समझते हैं। ये लोग बातें करते हुए चाचा जी का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से देखा कोई फौजी अफसर इन्हीं की ओर बढ़ा चला आ रहा है। यह पारस के चाचा जी ही थे जो थोड़ी ही देर में वहां आ पहुंचे। पारस ने उनके पांव छुए। चाचा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। भाई भाभी को प्रणाम किया। उन सबका हाल पूछा। 2 मजदूरों ने उनका सामान उठाया और वे वहां से चल दिए। चाचा जी ने उनके लिए एक छोटे लेकिन बहुत ही खूबसूरत घर की व्यवस्था कर रखी थी। दीवारों पर नीले और नारंगी रंग के फूल वाली बेलें चढ़ रही थी। वहां कई किस्म के पेड़ पौधे उगे हुए थे। दूर तक जहां नजर डालो हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। पहाड़ों पर रास्ते सीढ़ियों जैसे थे। ऊपर चढ़ते हुए बड़े बड़े पेड़ और उतरते हुए दिखलाई देते थे। कितना सुंदर है ये सब, पारस के पापा कह उठे। पारस को लगा अब यहाँ पापा बहुत जल्दी ठीक होकर जाएंगे। पारस जानता है कि आदमी जब मन से खुश होता है तो तन से भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। 4-5 रोज गुजरते न गुजरते पारस के पापा के स्वास्थ्य में सुधार के लक्षण दिखने लगे। वह पारस से बोले, अब हमें जल्दी ही यहाँ से घर लौटना चाहिए। पारस ने अपनी मम्मी से कहा, सुना डैडी क्या कह रहे हैं? मुझे तो ये बात जची नहीं। जब तक पापा पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाते हमें इन्हें यहीं रखना चाहिए। मम्मी ने उत्तर दिया, तुम कहते तो ठीक हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि आखिर कब तक हम अपने घर से दूर रह सकते हैं। यहाँ पर महंगाई भी तो बहुत ज्यादा है। बिना नौकरी पर गए कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पापा की सैलरी भी कटने लगेगी। एकदम से पारस ने कोई उत्तर नहीं दिया। पैसों की कमी की बात जानकर मन ही मन थोड़ा परेशान हो उठा। मम्मी उसके मन के भाव को समझ गई। उन्होंने पारस से कहा, बेटे इस छोटी उम्र में तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा दिन यहाँ मत पड़े रहा करो। जाओ थोड़ा इधर उधर घूम घाम कर आओ। पारस अपने पापा के पास से हटना नहीं चाहता था, लेकिन मम्मी की आज्ञा का ख्याल करते हुए बेदिल से वो वहां से उठ गया। बाहर बहुत ही खुला हुआ वातावरण था। दूर ऊंचे आसमान की ओर सफेदी ही सफेदी दिख रही थी, जैसे बर्फ की फुहारें छूट रही हो। और इसी दृश्य को देखकर सारे पेड़ मस्ती से झूम रहे हों। इन दृश्यों से पारस में थोड़ी स्फूर्ति आ गई। वह तेज कदमों से चलने लगा, फिर ऐसे ही भागने लगा। जब कुछ गति कम हुई तो उसे दूर से बस अड्डा दिखलाई दिया। पारस उसी ओर बढ़ने लगा। बस अड्डे पर पहुंचकर उसने वही दृश्य देखा। सैलानियों का बसों से उतरना और मजदूरों की पहले सामान उठा लेने की आपस में होड़।
पारस सोचने लगा कि ये कैसी होड़ है। क्या इसे जीने के लिए संघर्ष कहना उचित होगा? जीवन संघर्ष नहीं, ये तो मजदूर का मजदूर के साथ सीधा टकराव है। एक ऐसी लड़ाई है ये जो मजदूर अपने ही भाई मजदूर के साथ लड़ने को भी वश है। और अमीर सैलानी, उनको इन सब बातों से क्या मतलब? उनके पास तो ढेरों पैसा है, वे तो सिर्फ ऐशो आराम से ही मतलब रखते हैं। इन्हीं विचारों से पारस एक गुलमोहर के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। दूर कहीं से सूरज निकल आया था। उसकी कुछ झीनी झीनी किरणें हरी धरती पर फैलने लगी। तभी एक बूढ़ा मजदूर पारस के नजदीक आकर खड़ा हो गया। तमाम सैलानियों और मजदूरों की भीड़ अब छट चुकी थी। शायद इस बूढ़े मजदूर को कुछ मजदूरी नहीं मिली थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी और अकेले थे। थोड़ी चुप्पी के बाद पारस ने कुछ सोचते हुए धीरे से पूछा, क्यों बाबा, आपको मजदूरी नहीं मिली? आपके यहाँ सब लोग आपस में इतना लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, बाबू साहब, ये भी क्या बात पूछ डाली आपने? ये लड़ाई तो सदियों से गरीब तबके में चली आई है और मेरे ख्याल से ये कभी बंद भी नहीं होने वाली। सभी को तो खाने को रोटी चाहिए। जो पहले हाथ मार ले जाता है उसी को रोटी मिल जाती है। बाकी जो रह जाते हैं अपने बाल बच्चों के साथ भूखे अधभूखे पेट ही सो जाते हैं। पारस कुछ सोचते हुए बोला, आप सबको लाइन में लगकर पहले उचित मजदूरी तय करनी चाहिए। बारी बारी से मजदूरी करोगे तो सभी को भरपेट खाना मिल सकता है। कहने को तो पारस ने बोल दिया, लेकिन उसे याद आया कि शहर में जो लोग सभ्य कहलाते हैं वही क्या राशन की लाइनों का पालन करते हैं, या क्या वे बसों की लाइनें नहीं तोड़ते? थोड़ी देर और गुजरी होगी कि फिर से बस अड्डे पर मजदूरों की भीड़ जमा होने लगी। शायद जल्दी ही कोई और बस आने वाली थी। बाल मजदूरों की संख्या भी कम नहीं थी, जो इतनी सर्दी के बावजूद फटे फटे चीथड़े पहने हुए थे। दो नाटे चपटे माथे वाले और गोरे रंग के लड़के इस तरह से वहां खड़े थे कि जिस स्थान पर भी बस रुके वहीं अपने मजदूर साथियों को चीरते हुए बस में प्रवेश कर जाएं और सामान उठाने का मौका पालें। उन्हें देखकर पारस को अचानक अपने शहर के उस नाटे गोरे बालक का ध्यान आया जिसे मोटा ढाबे वाला पकड़ कर ले गया था। इस विचार के आते ही पारस का मन खिन्न उठा। मन तो चाहता था कि इन दोनों से खुलकर बातचीत करे, लेकिन स्थिति को समझकर उसने चुप्पी साध ली। बातचीत लंबी खिंच सकती थी। इतने में बस आ जाती तो इनकी मजदूरी मारी जाती। सचमुच उसी समय ही बस आ गई। पारस को फिर से वैसे का वैसा नजारा देखने को मिला जैसा हर बस के आने पर होता था। बस की खर खर और शाय शाय की आवाजों के साथ ही थोड़ा आगे पीछे होते हुए रुकना, कुछ बच्चों के रोने की आवाजें, बस में से पहले उतरने की होड़ में दरवाजे में फंसे यात्री, कुल मिलाकर खूब ऊंचा शोर आकाश को चीरता हुआ, साथ ही धक्कम धक्का। इन सब बातों से बढ़कर मजदूरों की रेल पेल जो पारस को अंदर तक कचोट जाती। पारस सुबह होते ही हर रोज वहां आने लगा और कई मजदूर लड़कों से उसकी एक प्रकार से दोस्ती हो गई। वह उनके दुख दर्द की कहानियां सुनता, उनकी अति सीमित आमदनी और अभावों की बातें सुनकर उनसे उसकी सहानुभूति बढ़ गई। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का भाग 5वां। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर मैं शिखा जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।